Hello student, you are watching SVC tutorial. The next mathematical tool is differentiation. आइए इस टूल को समझते हैं हम. ये टूल हमारे फिजिक्स में कहाँ यूज़ होता है. बच्चों, सबसे पहली चीज़ कि इस टूल का नाम आपने अभी तक मैथ में कहीं नहीं सुना है, क्योंकि ये मैथ की एक ब्रांच है जिसका नाम है कैलकुलस. वो 11th में है. 11th से पहले उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है. इस ब्रांच के बारे में न्यूटन ने पता लगाया था और इसमें दो टूल हैं. एक टूल का नाम है डिफरेंशिएशन और जो दूसरा टूल है उसका नाम है इंटीग्रेशन. जब ये टूल हमारे पास आ गया तो इन टूल्स के हेल्प से फिजिक्स की जो डेरिवेशन है वो बहुत आसान हो गई. आप अपने चैप्टर में देखेंगे कि जिन इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन आपने ग्राफ मेथड से की थी 9th क्लास में, उनकी डेरिवेशन आप कैलकुलस मेथड से कितना आसान तरीके से कर पाएंगे. तो बच्चों, ये जो दो टूल हम सीखने वाले हैं, ये टूल हमारे फिजिक्स की डेरिवेशन में बहुत ही यूज़फुल हैं. इनके हेल्प से हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस थी वो बहुत आसान तरीके से हो जाती हैं. तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं. डिफरेंशिएशन क्या होता है, आइए हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि एक हमारा कोई पॉलिनोमियल है या एक फंक्शन है. पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कहते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है जिसको आपने प्रीवियस क्लासेस में px से भी लिखा था. लेकिन इसे एक फंक्शन का नाम भी दिया जा सकता है और इसे हम फंक्शन के तौर पे लिख सकते हैं, और ये फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो है x. तो इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को एक फंक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. तो हमने इसको एक फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया fx. अब इस पॉलिनोमियल को, इस फंक्शन को हम एक दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू fx. यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, वो कोई और भी हो सकता है. जैसे देखिए आपके सामने इक्वेशन है y इज इक्वल टू, आपके सामने y इज इक्वल टू इक्वेशन है 2x² प्लस 4x प्लस 7. तो इसमें x की अलग अलग वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 रखी जा रही है तो इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है. सिंप्लीफाई करने से y की वैल्यू आ जा रही है 13, और जब x की वैल्यू 2 रखा जाता है और 2 रख के इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो y की वैल्यू आ जाती है 23. y का मतलब क्या है, आपका फंक्शन, और फंक्शन का मतलब कि वो एक क्वाड्रेटिक या वो एक पॉलिनोमियल है. जरूरी नहीं कि वो क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो सकता है. वो एक पॉलिनोमियल है. उस पॉलिनोमियल को आप यहाँ पर एक फंक्शन के रूप में समझेंगे. फंक्शन क्या होता है ये मैथ्स वाले बच्चे और अच्छे से समझेंगे. यहाँ पर हमें समझना है कि ये हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर वेरिएबल x है, और इस फंक्शन को एक दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया गया है, उसे y से इंडिकेट किया गया. अब यहाँ पर x एंड y दोनों को आपको समझना पड़ेगा. देखिए x की जो वैल्यू है वो y के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. आपने x की वैल्यू चूज करा क्या 1, तो y की वैल्यू आ गई 13. x की वैल्यू आपने चूज करा 2, तो y की वैल्यू आ गई 23. यानी x की जो वैल्यू है वो y पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रही है. इसलिए यहाँ पर x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y क्या है, y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. आप देख रहे हैं कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड कर रहा है इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो यहाँ पर आपके सामने दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है. अब आइए हम अपने डिफरेंशिएशन को समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है. आपने यहाँ पर देखा कि हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, इसमें x जो है, y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब हम कंसीडर ये करते हैं कि x के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं. x की वैल्यू को लेट डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, यानी x की वैल्यू को बढ़ा दिया जा रहा है. तो बढ़ाने पर इस इक्वेशन को यहाँ पर नाम दे दिया गया है 1. y इज इक्वल टू fx. लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और हम ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जा रहा है. x की वैल्यू को कितना इंक्रीज किया जा रहा है, थोड़ा सा. डेल्टा x ये छोटी सी वैल्यू है, इसको इंक्रीज कर दिया गया, जिससे कि y की वैल्यू भी थोड़ी इंक्रीज हो गई, और वो वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा y. तो अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में कैसे लिखा जाएगा, y प्लस डेल्टा y, यानी y की में जो चेंज हुआ है उसको y में प्लस कर दिया गया, और x में जो चेंज हुआ है उसे x में प्लस कर दिया गया, और इसको, इस रिलेशन को इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दिया गया. अब क्या होगा, इक्वेशन 2 में से y को माइनस किया जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. आप इसे करके देखेंगे, जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा y बचेगा. तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपके पास, fx प्लस डेल्टा x माइनस fx. अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ आपको डेल्टा x से डिवाइड करना है. डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x. जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, आपको मिलेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x. इसमें डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज किसका, रेट ऑफ चेंज y का.
ये न्यूमरेटर में y है तो y का चेंज, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर डेल्टा y बाई डेल्टा x का एक खास मीनिंग है, और वो मीनिंग क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर हमें ये कंसीडर करना है कि अगर ये जो डेल्टा x है, जो x में चेंज है, अगर इस डेल्टा x को बहुत ही छोटा कंसीडर कर लिया जाए, मतलब ये लगभग जीरो के नज़दीक है पर जीरो नहीं है, मतलब हमने ये नहीं लिया है कि डेल्टा x इज इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं लिया हमने, इसको जीरो के नज़दीक लिया। इसको मैथ में पढ़ा जाता है डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, यानी वे जीरो के काफ़ी नज़दीक है। तो उस समय क्या होगा? देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। तो उस समय इस रेट ऑफ चेंज को इस तरह से लिखा जाता है dy अपॉन dx, और यहां पर ये लिमिट लगा दी जाती है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, और ये पूरा फंक्शन। तो ये जो हमारी वैल्यू आती है, इसी वैल्यू को कहा जाता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए इससे हम फॉर्मूले के फॉर्म में समझते हैं। देखिए अब यहां पर हम अपने इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कुछ दूसरे फॉर्म्स में समझेंगे। जैसे देखिए y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी जो आपका फंक्शन y था उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये c मतलब कांस्टेंट, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अगर उस समय हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ये वैल्यू जीरो आती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपका फंक्शन x टू द पावर n के फॉर्म में है और y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है तो dy बाई dx इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस वन, यानी उसका पावर एक कम हो गया। ये सब थ्योरम्स हैं, ये सब फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को। यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले हैं, ये सभी के सभी यूजफुल नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ यूजफुल हैं। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला जो है ये यूजफुल है। ये भी फॉर्मूला आपका यूजफुल है जब एक फंक्शन दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का सम या डिवीजन सम हो या सब्ट्रैक्शन हो। ये वाला जो है वो क्या है आपका y इज इक्वल टू सी यू, इसमें c कोफिशिएंट है एंड u एक फंक्शन है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा dy बाई dx जब किया जाता है तो ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, और जो वेरिएबल है उसी का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर। और अगर हमारे दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन, तो इन दो फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो कैसे किया जाता है? dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, इसको कहा जाता है डी वी अपॉन डी एक्स, यानी v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस क्या होता है डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी। यहाँ पर v मिस हो गया है तो v, ये रूल है और इसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा जो रूल है अगला आपका डिवीजन रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझना है। y इज इक्वल टू वी अपॉन यू, तो u और v क्या है? दो फंक्शन है, किसके? x के फंक्शन है। तो जब इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है तो सबसे पहले आ जाता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। u का स्क्वायर है, u कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। आइए अब इन फॉर्मूलों के हेल्प से हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पहला फंक्शन है, आप इन फंक्शन को ट्राई करेंगे, नहीं आने पर आप हमें फिर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सर इसमें हमें डाउट आ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? x टू द पावर 5 अपॉन 2। आइए हम इससे पहले कंसीडर कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू क्या है? x टू द पावर 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर। इसे हम अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा आपका क्या? x टू द पावर 5 इंटू 1/2 माइनस x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा इंटू। तो अब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए डिफरेंशिएशन करते समय हम लॉज को देखेंगे कि वो डिफरेंशिएशन कैसे होगा। y इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2 x टू द पावर 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर दूसरा टर्म क्या है? माइनस 5x टू द पावर माइनस 2। तो अब इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो इसमें दो टर्म है, एक ये और एक ये, तो दोनों को तोड़ दिया जाएगा, स्प्लिट कर दिया जाएगा, जो आपका सेकंड रूल है। कौन सा रूल है सेकंड? स्प्लिट करने वाला कौन सा रूल है? देखिए ये स्प्लिट करने वाला रूल है, देख रहे हैं, y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। तो आप इसमें पहले फोर्थ रूल का यूज आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो फोर्थ रूल के हिसाब से क्या होगा? इसको अलग अलग स्प्लिट कर दिया जाएगा। तो आइए इसे स्प्लिट जब किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, स्प्लिट करने पर जो पहला टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा d अपॉन डी एक्स
एंड 1/2 एक्स टू द पावर 5। ये पहला हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद जो दूसरा आएगा उसमें साइन जो रहेगा वही साइन हमें लगाना है, d/dx, और क्या है 5x टू द पावर -2, यानी आपने उसको ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है वही पीछे के रूल जो आपने पीछे पढ़े हैं। जैसे इसमें जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को ऑपरेशन से बाहर कर लेते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अब यहाँ पे लिखेंगे d/dx x टू द पावर 5 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस, इसमें जो कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, तो वो भी बाहर आ गया, माइनस d/dx x टू द पावर -2। ऑलराइट, अब आइए इसे और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सारे रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। इसमें 1/2 हमारा कोफिशिएंट बाहर आ गया। अब इसमें जब आपको डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो आपने अभी रूल पढ़ा है कि d/dx x टू दी पावर अगर n होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है n पहले आ जाता है और इंटू x टू दी पावर n-1 हो जाता है। यही रूल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका पावर 5 है तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 5 n बाहर आ गया, इंटू x टू दी पावर n-1 यानी 5 - 1 माइनस 5 दूसरा टर्म। अब इसका पावर कितना है, -2, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया -2 बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद x टू दी पावर जो इसका पावर रहता है उसमें से एक कम हो जाता है, तो इसका पावर कितना है, -2 और -1, तो क्या हो जाएगा, इसकी अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 और 5 से इंटू हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा 5/2 इंटू x टू दी पावर 4 - 1 करेंगे तो 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस, ध्यान दीजिएगा ये -5 एंड -2 का जब इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +10, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 - 1, ये हो जाएगा -3। तो ये जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो गया, d/dx y = ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपको ये सारे रूल याद रखने हैं और ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना है जब आप निकालेंगे। यहाँ पर कुछ और रूल हैं जिन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें सभी को आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ बेसिक है। जैसे अगर साइन होगा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है कॉस। अगर कॉस है तो कॉस का होता है माइनस साइन, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। साइन होगा तो साइन का कॉस, और कॉस होगा तो माइनस साइन। टैन होगा तो उसका सेक स्क्वायर। ये तीन आपको याद रहेंगे तो इन तीनों से आपका फिजिक्स का काम चल जाएगा। वैसे अगर आप और कर सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये तीन मस्ट है, इन्हें करना 100% जरूरी है। ऑलराइट, आइए अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं किसी एक को लेकर के। जैसे दोनों ही अलग अलग तरह के हैं, मैं इन दोनों को आपको बता देता हूँ कैसे हुआ। देखिए, जैसे पहला आपका sin 2x, तो sin 2x को कैसे उन्होंने किया है, sin 2x को उन्होंने सबसे पहले एक फंक्शन मान लिया है कि y = sin 2x। इसके बाद क्या करना है हमें कि इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैसे लिखते हैं, dy/dx = d/dx इंटू फंक्शन। अब आपने अभी पढ़ा है कि जब साइन का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो कॉस में चेंज हो जाता है, तो कॉस में तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर साइन x की जगह पर x नहीं है बल्कि x की जगह पर यहाँ पर 2x है। तो जब इस तरह का कोई फंक्शन होता है जिसमें सिर्फ x ना होकर के बल्कि x का कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसका फिर से डिफरेंशिएशन किया गया है, यानी सिर्फ ये cos 2x नहीं रखा गया है बल्कि जो x की जगह पर आया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ये cos 2x, और जब सिर्फ 2x का किया जाएगा यानी d/dx 2x का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो देखिए इसमें ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, एंड d/dx x बच गया। तो d/dx x का जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट किया जाता है तो ये वैल्यू आती है 1, तो यानी ये फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ 2 आ जाएगी। तो इस तरह से cos 2x यहाँ पे था और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो उसकी वैल्यू 2 आ गई। तो फाइनल जो इसका आंसर आ गया वो आ गया 2 cos x। आपको ये सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं, आपके रिफ्रेशर में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं, आपको उन्हें ट्राई करना है। अगर उसके बाद नहीं आएगा तो आपको हमें बताना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आप उन सारे टूल्स का बेसिक आइडिया समझ लें कि क्या है। आपको मैथ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ इन फार्मूलों का एप्लीकेशन करना है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको पहली बार आप कर रहे होंगे तो शायद आपको आज अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप 2-3 बार इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ और भी रूल हैं जिन रूल्स को आपको याद रखना है, जैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉगरिथम। आपने लॉगरिथम अभी पढ़ा है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में होंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए
डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, अगर इस तरह का आपका कोई फंक्शन है तो उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ई, यानी इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो 1 बाई एक्स आती है, क्योंकि लॉग ई बेस ई की वैल्यू होती है 1। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि लॉग डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अगर ये ई टू द पावर वाई के फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ई टू द पावर वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स यू। यहाँ पर देखिए जो हमारा फंक्शन है वो वाई नहीं है बल्कि ई टू द पावर u है, तो इसलिए फिर से u का यहाँ डिफरेंशिएशन किया गया है। क्योंकि अगर यहाँ पर x होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको, अगर ये e टू द पावर x है और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, मतलब x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ आएगी e टू द पावर x। लेकिन अगर यहाँ पर x के अलावा कोई और फंक्शन है तो क्या होगा, उसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर d अपॉन डी एक्स है और यहाँ पर e टू द पावर u है तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी u टू द पावर u इंटू डी अपॉन डी एक्स यू। मतलब अगर यहाँ x है और यहाँ पर कुछ और है तब आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर u है तो इसलिए इसका यहाँ पे x और यहाँ पे u, तो जब चेंज होगा तब आपको उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो फंक्शन रहेगा x का। अगर यहाँ पर x है और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू सिर्फ आ जाएगी e टू द पावर x। लेकिन अगर x की जगह पर कोई और फंक्शन है x का तो आपको उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी e टू द पावर x इंटू उस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये आसान है, पहली बार आप कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, और हमें वैसे इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमें सिर्फ सीखना है कि क्या होती है वैल्यू। हमको बेसिक आइडिया इसका सीखना है, वो बेसिक आइडिया आपने सीख लिया है। तो इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, इनको ट्राई करना है। आपके रिफ्रेशर से और भी क्वेश्चन है उन्हें भी बनाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पर एक फिजिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो फिजिक्स में हमें मिलेगा और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन है कि इफ़ एस इज इक्वल टू 2t³ माइनस 3t² प्लस 2 फाइंड द पोजिशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट द एंड ऑफ द 2s, s इज मेजर्ड इन द मीटर एंड t इज मेजर्ड इन द सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्चुअल में आपके फिजिक्स में, जिनको आपको इस डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व करना रहेगा। आइए इसे समझते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपने पढ़ा है कि s इज इक्वल टू, आपको ये दिया हुआ है 2t टू द पावर 3 माइनस 3t² प्लस 2। ये आपका क्या है, उसका पोजीशन दिया हुआ है। s जो है वो पोजीशन दिया हुआ है टाइम के टर्म में, यानी ये एक फंक्शन है। s क्या है, एक फंक्शन है, किसका, t का फंक्शन है। s जो है वो एक t का फंक्शन है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको t की वो वैल्यू रख देनी है। t की वो वैल्यू कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि 2 सेकेंड में, टाइम में। वो देखिए वो क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछ रहा है, एक तो पोजीशन पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, लेकिन कब, एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम जो है वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो ये 2 सेकेंड जब आप इसमें रखेंगे तो उसका पोजीशन उस समय कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2² प्लस 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 टू द पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 टू द पावर 4। तो 2 टू द पावर 4 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस, देखिए 2 टू जा 4 एंड 4 टू जा 12, तो ये आ जाएगा 12 एंड प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 16 एंड 2 18 एंड 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 विल बी हाउ मच, 18 माइनस 12 विल बी 6। तो ये 6 किस में आ जाएगा, मीटर में, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इज मेजर्ड इन मीटर। तो आपने पोजीशन निकाल दिया कि इसका पोजीशन 6 मीटर आ गया। देख लीजिए आपके क्वेश्चन में इन्होंने सॉल्व कर दिया, इसको रख करके 6 मीटर आ गया। अब इसमें जब वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी कैसे है, वेलोसिटी को आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ds अपॉन dt ये होता है कैलकुलस का लैंग्वेज, जिसको डिफरेंशिएशन से इंडिकेट किया जाता है। लेकिन इसका जो फिजिक्स में मीनिंग है वो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसी को वेलोसिटी कहा जाता है। यानी इनडायरेक्टली हमें क्या करना है कि हमें हमारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और हमारा फंक्शन क्या है, s इज इक्वल टू 3t² माइनस 3t³ माइनस 2t² प्लस 2। तो आइए इसे हम समझते हैं कि कैसे इसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, d अपॉन dt s तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d अपॉन dt, और s की अब वैल्यू रखेंगे तो s की वैल्यू हमारी क्या है, s की वैल्यू है हमारी 2t³ माइनस 3t² प्लस 2। तो आइए इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर से हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करते समय क्या करेंगे, d अपॉन dt, और पहला हो जाएगा 2t² माइनस d अपॉन dt, और दूसरा टर्म क्या है 3t²।
सॉरी यहाँ पर क्यूब है, आई एम सॉरी, एंड प्लस क्या हो जाएगा, प्लस डी अपॉन डी टी इंटू टू। ऑलराइट, अब हम इन सारे टर्म्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ध्यान दीजिएगा। जब आप फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, पहला टर्म आपका ये, इसमें टू जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और डी अपॉन डी टी टी क्यूब माइनस दूसरा टर्म में 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 इसमें कांस्टेंट है, तो डी अपॉन डी टी और टी स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो 0 आ जाता है, तो प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 0। ऑलराइट, अब देखिए इसका अगला जो टर्म है, इसके बाद जो टर्म है अगला, वो क्या हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा 2, पावर इसकी बाहर आ जाती है। आपने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि d अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n बाहर आ जाता है इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है क्योंकि ये बार बार आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 जो है वो इसका पावर है, तो 2 तो पहले से है, 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू टी का एक पावर कम हो जाएगा, 3 माइनस 2, देखिए n माइनस 1 है तो 3 माइनस 1, तो ये 2 आ जाएगा, और माइनस दूसरा वाला जो टर्म है वो 3 और इसका पावर 2 है तो 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 इंटू टी का पावर 2 है तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 टू जा 6, 6 टी स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6, 6t। तो ये जो आपने v निकाला, v मतलब क्या, v मतलब आपने निकाला ds अपॉन dt, जिसको आप पोजीशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं। तो ये वैल्यू आपने निकाली, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6t स्क्वायर माइनस 6t। तो अब आपको करना यह है कि इसमें एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें t की वैल्यू रखेंगे। तो t की वैल्यू रखेंगे तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी आप निकालेंगे, ये क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू टी की जगह पर आपको 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 टू जा 4, 4 6 जा 24 माइनस 12, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 12। अब ये 12 आ गया क्या, वेलोसिटी की यूनिट, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आपके सामने ये वेलोसिटी लिखा है 12 मीटर पर सेकेंड, आप देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकेंड आ गई। अब एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। ये सब आप फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर ये इसका एप्लीकेशन करने के लिए आपको पहले समझा दिया है। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। तो अब इसमें क्या करेंगे, वो वैल्यू रख देंगे d अपॉन dt, और v की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, v की वैल्यू आपने अभी निकाली है 6t स्क्वायर माइनस 6t। तो ये सारी वैल्यूज आपने रख दिया और अब इसको फिर से डिफरेंशिएट आप करेंगे। तो फिर से डिफरेंशिएट आइए इसको करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो इसमें 2 टर्म है, दोनों टर्म में इसको तोड़ देंगे आप, d अपॉन डी टी 6t स्क्वायर माइनस d अपॉन डी टी 6t। तो फिर से वही चीज़, वही रूल जो आपने अभी अप्लाई किया है, 6 इसमें बाहर आ जाएगा इंटू d अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 6 बाहर आ जाएगा d अपॉन डी टी इंटू टी। चलिए, फिर इसका अगला वो क्या हो जाएगा, इसकी अगली वैल्यू हो जाएगी आपको यहाँ पे 6 इंटू, ये पावर 2 है तो पावर बाहर आ जाएगा, 2 इंटू, जब पावर बाहर आ जाएगा तो उसमें से पावर 1 कम कर दिया जाएगा, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो सिर्फ t आएगा 1, तो t यहाँ पे बच जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए सिर्फ 6 बचेगा, और इसकी पावर 1 है, 1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 को आप लिखें या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, तो t की पावर 0 का मतलब 1, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12t और माइनस 6। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाल दिया, एक्सेलरेशन ये निकाल दिया, लेकिन आपको एक्सेलरेशन निकालना है एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड। तो आप क्या लिखेंगे, एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन विल बी क्या, एक्सेलरेशन विल बी 12 इंटू t की जगह पे आपको 2 रख देना है माइनस 6, तो यू विल गेट योर आंसर 12 टू जा 24 माइनस 6, सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज अ 18। अब ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये चीज़ आपने 10th में भी पढ़ा है। तो यहाँ से इस तरह से आपने कैलकुलस मेथड के हेल्प से आपने क्या किया कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया था, तो उस पोजीशन के हेल्प से आपने उसका एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन तीनों चीज़ निकाल लिया। तो आपके सामने ये तीनों रिजल्ट हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है। द लास्ट पॉइंट एंड द मैथमेटिकल टूल इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन। देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि किसी फंक्शन को बड़ा कर दिया जाता है और डिफरेंशिएशन में वो छोटा हो जाता है। जैसे इसका बेसिक डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ, d/dx x टू द पावर n। इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन है जिसकी डिग्री n है, उस फंक्शन का जब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या होता है, उस फंक्शन की वैल्यू आती है, अभी अभी आपने देखा कि उस फंक्शन की वैल्यू आ जाती है कितनी, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यानी उसकी डिग्री कम हो गई। फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया गया तो उसकी वैल्यू एक कम हो गई। यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका अपोजिट है, इसको हम समझेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसे f की तरह लिखा जाता है। और अगर हम इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, ये जो आपका फंक्शन है एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट टर्म लगाया जाता है। ये कांस्टेंट टर्म आपको मैथ में सिखाया जाएगा क्यों लगाया जाता है। फिलहाल हमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू समझनी है कि इंटीग्रेशन जब किया जाता है किसी फंक्शन का तो उसकी ये वैल्यू आती है, और डिफरेंशिएशन किया जाता है तो ये वैल्यू आती है। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम यहाँ पे ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि f(x) एक फंक्शन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव यानी जो अभी अभी आपने सीखा है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f(x). कोई फंक्शन है, क्या आपका फंक्शन है f(x), और इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को कैसे लिखा जाता है, d/dx, और ये फंक्शन इज इक्वल टू वो क्या है, कैपिटल f(x). यानी जो कैपिटल f(x) है वो जानते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक फंक्शन जिसको स्मॉल f(x) से लिखा गया। इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकाला जाता है यानी d/dx ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कैपिटल f(x). तो यहां पर आपको कंसीडरेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। कंसीडर यहां पे ये किया गया है कि स्मॉल f(x) एक फंक्शन है और उस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कैपिटल f(x) से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में समझिए इंटीग्रेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन को, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने क्या किया कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो f(x) है। f(x) जो है वो क्या है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया है। जो कैपिटल f(x) है वो स्मॉल f(x) एक फंक्शन है, उस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। इसको मैथ में डेरिवेटिव कहा जाएगा। तो अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस डेरिवेटिव का अगर इंटीग्रल कर दिया जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को, ये फंक्शन है कैपिटल f(x), वो कैपिटल f(x) क्या है, स्मॉल f(x) जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, यानी उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला गया है तो वो कैपिटल f(x) आया। तो जब कैपिटल f(x) को इंटीग्रेट किया जाएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, उस फंक्शन के बराबर आ जाएगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर 6 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या हुए, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट ऑपरेशन हुए मैथ के। इसी तरह से यहां पर आपको समझना है इस कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश करना है। हमें यह समझना है कि f(x) जो है वो एक फंक्शन है और इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकाला जाता है, फिर मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, f(x) एक फंक्शन है और इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकाला जा रहा है यानी d/dx निकाला जा रहा है तो ये कुछ वैल्यू आ रही है। उस वैल्यू को हम एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसको कैपिटल f(x) से लिख रहा है। तो ये कह रहा कि किसी फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये डेरिवेटिव कैपिटल f(x) आ गया। अब अगर इस कैपिटल f(x) को इंटीग्रेट किया जाएगा, उल्टा काम किया जाएगा, इंटीग्रेशन इसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन यानी कैपिटल f(x), सॉरी ये कैपिटल f(x) है। तो कैपिटल f(x) को जब इंटीग्रेट किया जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो वैल्यू आएगी वो उसी फंक्शन की वैल्यू आएगी। किस फंक्शन की, जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव था। तो आपको यहां पर समझना है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। अब यहां पर कुछ रूल हैं, इन रूल का आपको याद रखना है। जैसे
अगर सिर्फ dx है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, यानी अगर dx का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आती है x। अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन किया जाता है तो अभी आपको मैंने बताया कि x टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 प्रोवाइडेड दैट n इज नॉट इक्वल टू -1। ये -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो -1 होगा तो उसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। देखिए यहां पर -1 अगर है तो इसकी वैल्यू ये क्या आ जाती है, log x आ जाती है। ये जो कंडीशन दे रखा वहां पर x टू द पावर -1 का मतलब ये होगा कि 1/x आ गया। तो जब 1/x का इंटीग्रेशन किया जाता है तो वो log x आ जाता है। log एक्सपोनेंट फॉर्म में, देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या है, e टू द पावर x का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो सिर्फ e टू द पावर x आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पर कुछ फंडामेंटल फार्मूला है, इन फार्मूलों को आपको याद कर लेना है। जिन फार्मूलों में आपको दिक्कत होगी उसे पूछना है, सभी फार्मूलों को जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक फार्मूले जैसे नंबर 1 ये याद कर लेना है, नंबर 2 आपको याद कर लेना है, नंबर 4 याद कर लेना है, नंबर 3 याद कर लेना है और नंबर 7 याद कर लेना है। अगर आपको ये सारे याद हो गए तो इससे आप अपने फिजिक्स के अंदर आने वाले इंटीग्रेशंस को अच्छे से बना पाएंगे। कुछ और चीज़ें जरूरत लगेंगी जिसको कि आप आगे सीख लेंगे। अब यहाँ पर एक थ्योरम है जो कि हमें कहीं कहीं इसका यूज़ करना पड़ेगा, उसे ध्यान से समझना है। फर्स्ट थ्योरम ये कह रहा है कि अगर हमारे साथ कोई इंटीग्रेशन है, किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दीजिएगा u एक फंक्शन है u और इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, उसमें कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेशन से बाहर आ जाता है। यही है आपका पहला स्टेटमेंट, पहला थ्योरम कि अगर किसी फंक्शन में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे देखिए अगर मैं आपको कहूं कि 4x² इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसमें 4 क्या होगा, ऑपरेशन से बाहर आ जाएगा, मतलब ये 4 और यहां पे इंटीग्रेशन x² और dx हो जाएगा। अगर इसकी फाइनल वैल्यू आपको लिखना होगा तो फाइनल वैल्यू आप इसकी कैसे लिख पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसकी फाइनल वैल्यू आप लिख सकते हैं, इसकी फाइनल वैल्यू होगी 4 इंटू एक्स की पावर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, n+1 होती है तो 2+1 अपॉन 2+1। तो इस तरह से इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू x³ अपॉन 3। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पहला रूल ये बताया कि अगर किसी फंक्शन में किसी न्यूमेरिकल टर्म से मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, वो न्यूमेरिकल टर्म ऑपरेशन से बाहर आ जाएगा। सेकंड टर्म ये कह रहा है कि अगर एडिशन होगा तो उसको स्प्लिट कर दिया जाए, जैसे पहले टर्म का इंटीग्रेशन प्लस दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन प्लस तीसरी टर्म का इंटीग्रेशन, इस तरह से जितने भी टर्म होंगे उन टर्म का अगर सम होगा तो सम करेंगे, डिफरेंस होगा तो डिफरेंस करेंगे। हालांकि ये सब उतने आपके काम के नहीं है, मेन स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं वही सब आपको याद रखना है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ये है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है कि अगर हमारे किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पता है, जैसे हम एक फंक्शन है कैपिटल fx और कैपिटल fx का जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है fx प्लस c जो है वो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को लगाया जाता है। ये मैथ्स में आप सीखेंगे, अगर आप भूल भी जाते हैं तो उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें कांस्टेंट यूज करते हैं। तो अब इसमें जब लिमिट लगाई जाती है, डेफिनिट का मतलब ये होता है कि ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, फंक्शन की जो वैल्यू है x की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है। तो मान लेते हैं कि a से b तक हो रहा है, a और b रेंज बता रहे हैं किसके, x के, कि a टू b अगर इसका इंटीग्रेशन होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू जो आती है उसमें इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अलग अलग करके रखा जाता है। जब यहाँ पे इसकी इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो a टू b, a को लोअर लिमिट कहते हैं और b को अपर लिमिट कहते हैं। तो अब इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं a टू b और इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है उसमें सबसे पहले उसकी अपर लिमिट रखते हैं, किसकी जगह पर, वेरिएबल की जगह पर। इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो x की जगह पर वेरिएबल यानी b रख दिया जाएगा और माइनस fa कर दिया जाएगा प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर आता है। लेकिन ये कब आता है, जब आपका डेफिनिट इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रल की जब लिमिट दी हुई रहती है, तो उस समय इसको सिर्फ fx नहीं लिखते हैं बल्कि x की जगह पर हम उसकी अपर लिमिट पहले लगाते हैं और माइनस उसकी लोअर लिमिट लगाते हैं और इस तरह से हमारा ये फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के सारे टर्म्स को सीखा और इनका आपको यूज अब हम अपने अगले चैप्टर में सीखेंगे। आपको मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको फिर से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डेफिनेटली इसमें आपकी हेल्प करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।